तो लगातार हम बात कर रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, कुछ जगहों पर कम भी है, इसी पर बात कर रहे हैं हम। और साथ ही किस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश में बना हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, अजय वकील पत्रकार हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम ये भी दिखा देते हैं वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से बढ़ा है। खरगोन में सबसे ज्यादा 63.48% वोटिंग परसेंटेज रहा। इंदौर में सबसे कम 48% मतदान। तो एमपी में 3 बजे तक के जो मतदान आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 59.36%। खरगोन में सबसे ज्यादा 63.84%। इंदौर में सबसे कम 48% मतदान। इंदौर में कम मतदान के कारण भी वजह भी है एक बड़ी जो सामने आ रही है निकलकर, और जो जानकार बता भी रहे हैं कि वजह की कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट है। नोटा का चुनाव प्रचार काफ़ी नोटा को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से काफ़ी प्रचार किया, क्या यही वजह है या फिर कुछ और? ये शाम 6 बजे जब टोटल आंकड़े सामने आएंगे वोटिंग परसेंटेज के। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, हम अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जो 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो वो उतना निराशाजनक नहीं है, लेकिन जो चिंता की बात है वो इंदौर को लेकर है। और इंदौर को लेकर कहीं ना कहीं कयास बहुत पहले से यही लगाए भी जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो अलग अलग समीकरण सभी जगह पर देखने को मिले हैं, और मध्य प्रदेश में 59% करीबन जो है वोटिंग अब तक हुई है। लगभग 60 मान लीजिए दोपहर 3 बजे तक। आंकड़ा बुरा नहीं है, काफी बेहतर है, क्योंकि अभी 3 घंटे और बाकी हैं। ऐसे में इंदौर में देखिए सबसे कम वोटिंग प्रतिशत है, सिर्फ 48% यहाँ पर जो है वो वोट हुआ है। शायद ये भी वजह है कि कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का, और इसके अलावा जो कांग्रेस बार बार नोटा का प्रचार कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर खरगोन में, जबकि क्योंकि देखिए यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा है, फिर भी यहाँ पर 63% वोटिंग हुई है। देवास में भी अच्छा खासा आंकड़ा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी 53% वोटिंग हुई है। इंदौर में भी यहाँ पर जो है वो काफी जो है कम वोटिंग के साथ, लेकिन जो पास के क्षेत्र हैं, उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में काफी ज्यादा अच्छा वोटिंग प्रतिशत रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये वोटिंग प्रतिशत है वो भी बढ़ सकता है। 3 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत है, और जो है वो लगातार अभी जो कोशिशें हैं वो की तो जा रही हैं। सभी जगह अधिकारी भी तैनात हैं जो कि वोटिंग प्रतिशत बढ़वाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी, ऐसे में अमृतांशी, आप भी सुबह से अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रही हैं, लोगों से भी बातचीत कर रही हैं, मुद्दे भी जान रही हैं। क्या आपको माहौल लगता है, क्या कहते हैं लोग, क्या खास मुद्दे? क्योंकि देखा देखा ये भी जा रहा है, लोकसभा चुनाव भले ही है, लेकिन जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं मुद्दे वही लोकल है लोगों के इन चुनावों में भी। बिल्कुल, देखिए अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बात है। उज्जैन की अगर जैसे बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे दोनों पर चुनाव होता है। लेकिन अगर बात करें जो रतलाम झाबुआ क्षेत्र है, क्योंकि थोड़ा आदिवासी क्षेत्र पड़ जाता है, तो स्थानीय मुद्दे वहाँ पर थोड़े ओवर पावर कर जाते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग मुद्दे हैं जो कि लोग लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर उन्हीं पर वोटिंग भी की जा रही है। जी, शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारी संवाददाता अमृतांशी जो सुबह से ही मैदान में हैं और हम तक ताज़ा तस्वीरें और ताज़ा जानकारी पहुंचा रही हैं। अजय वकील पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अगर हम बात करें पिछले चुनावों से अब तक की, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव, राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव, क्या सियासी समीकरणों में जो फेरबदल हुआ है वो आप देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के सियासी चरण में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी 2 ध्रुवी है। यहाँ पर 2 ही पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और दूसरी बात है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता था अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में इस कदर नहीं आए होते तो उसके बाद से स्थिति लगभग साफ है। स्थानीय मुद्दे चुनाव के अंदर हैं जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और कोई विकास के लेकर के मुद्दे हैं। पानी की समस्या भी इस मौसम के अंदर कई जगह पे वो भी है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जरूर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे मुद्दों पर जो है राष्ट्रीय मुद्दे अंततः हावी होंगे, और सबसे बड़ा मोदी फैक्टर है। जो लोकल इश्यूज हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम मोदी फैक्टर कर सकता है कई जगह पर, और वो कई जगह कर भी रहा है। तो वो अगर हावी हो गया तो निश्चित रूप से चुनाव नतीजे अलग तरह के होंगे। और बाकी जहाँ तक कांग्रेस की बात आपने की, तो कांग्रेस में वैसा कोई उत्साह तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा जो चुनाव कैंपेन भी बहुत ढंग से सुसंगठित नहीं था। ये बात भी हमको मालूम है। केवल लोकल नाराजगी के कारण
जो कांग्रेस को समर्थन मिल सकता है। और दूसरी बात है, कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है, जो हर हाल में कांग्रेस को ही वोट देता है, वो कांग्रेस साथ रहेगा, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए केवल दो हाँ जी 2-3 सीटें ही ऐसी हो सकती हैं जिसमें जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत सकती है। उसमें पहला तो छिंदवाड़ा ही है, दूसरा राजगढ़ की संभावना है और तीसरा झाबुआ की है। एक सीट और लोग जिसमें चर्चा कर रहे हैं वो मंडला की हो सकती है। इसके अलावा मुझे कोई सीट भी कांग्रेस जीतेगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर अंडर करंट क्या चल रहा है इसके बारे में हम कोई नहीं कह सकते हैं, कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता जब तक कि मतपेटियां नहीं खुल जाएं। मतदाता के मन में क्या है इसका जानने का कोई तरीका किसी के पास नहीं है। वो तो नतीजा जब काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, तभी पता चलेगा। हो सकता है कि फिर कांग्रेस को एक भी सीट ना मिले, ये भी संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल वो हम बहुत ज़्यादा उदारता से अगर सीटें दे रहे हैं तब हो सकता है। लेकिन हाँ, 2-3 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस जीत सकती है, ऐसी संभावना फिलहाल लग रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नतीजे में कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, अगर हम जाने कि अगर ये 8 सीटों पर जिन पर चुनाव हो रहा है, इनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। खासतौर से इंदौर और उज्जैन संभाग की हम बात करें, 70% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम आबादी है। ऐसे में ये फैक्टर कितना प्रभावित कर सकता है? हाँ, देखिए, जैसे आपने बात की अल्पसंख्यक समुदाय की, तो अगर हम इंदौर सीट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी तक जो मतदान का प्रतिशत है वो तकरीबन 48% ही हो पाया है। यानी कि उम्मीद से इंदौर के मतदाताओं का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है। इसी तरह उज्जैन की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा आशाजनक मतदान का प्रतिशत उज्जैन से भी निकल कर नहीं आता है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह गृह क्षेत्र है और एक तरह से प्रदेश के सरकार के मुखिया की प्रतिष्ठा भी उज्जैन सीट पर दांव पर है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से वहां से एक ऐसा धरती पकड़ कैंडिडेट मैदान में है, महेश परमार, जिन्होंने पिछला जो नगर निगम चुनाव है वो भी बहुत दमदारी से, मुस्तैदी से लड़ा था और विधानसभा चुनाव में भी जो है उनकी रणनीति बहुत अलग और अलहदा होती है। ऐसे में वो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए साबित हो रहे हैं, जो वर्तमान सांसद हैं अनिल फिरोजिया उनके सामने। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय कोई निर्णायक भूमिका में है ये कह पाना फिलहाल तो मुश्किल है। वहीं अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी जो मतदान का प्रतिशत है उसके बाद आप जरा भी ये जज नहीं कर सकते कि मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत उसमें किस हद तक जो है डिसाइडिंग रोल जो है निभा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय में, खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स में, जिस तरह से आपको पता होगा कि एक फतवा जारी करने की परंपरा रही है, तो जरूर इस बार जैसे इंदौर संसदीय सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं है, तो यदि उनकी तरफ से काजी या कोई पर्टिकुलर जो उनकी नुमाइंदगी करता है उस समुदाय की, वो अगर कोई फतवा जारी करता है तो जरूर जो है कैंडिडेट के पक्ष में या उसके विरोध में वोट करने के लिए मतदाता निकलते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर या ऐसा कोई सीन नजर नहीं आता है इंदौर और उज्जैन में। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इंदौर का जो चुनाव है वो एक तरह से जो कांग्रेस है वो नोटा के प्रचार के साथ लड़ रही है। समिति का गठन भी यहाँ पर किया गया है और बार बार अपील की जा रही है जनता से। तो वोटिंग का प्रतिशत जो कम हुआ है ये कुछ हद तक जरूर जो है बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। लेकिन अभी घड़ी का कांटा लगातार चल रहा है और 6 बजे तक मतदान होना है। यदि ये आंकड़ा 60 को क्रॉस करता है जरूर बीजेपी के लिए राहत की बात है। लेकिन महेंद्र जी, इंदौर सीट पर तो बीजेपी की टेंशन नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि इंदौर पर तो मुकाबला एक तरफा है। और हम बाकी सीटों की बात करें तो वहां पर जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है मैदान में, जिस तरीके की ग्राउंड में लोग कह रहे हैं बात, ऐसे में अगर हम बात करें अजय जी, अजय आपसे हमारा सवाल है कि क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी बननी चाहिए थी उस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रणनीति इन चुनावों को लेकर, खासतौर से मध्य प्रदेश में तो वो नहीं बनाई, बाकी चाहे और दक्षिणी राज्यों की अगर हम बात करें वहां पर जरूर कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लगी रही, लेकिन इस तरफ थोड़ा ध्यान, थोड़ी तेजी पार्टी की कम रही? देखिए, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस का जो पूरा चुनाव कैंपेन था कोई बहुत सुसंगठित तरीके से नहीं चला है। पहली बार तो प्रत्याशियों को तय करने में बहुत समय लगा, कुछ सीटों के तो बिल्कुल एन वक्त पर ही प्रत्याशी तय हुए हैं। और कोई ऐसा बड़े नेता, अगर राहुल गांधी के 1-2 समाज छोड़ दी जाए तो कोई बहुत बड़े नेता कांग्रेस पास वैसे प्रचारक है भी नहीं। और जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं वो भी चुनाव प्रचार में ज़्यादा दिखे नहीं, क्योंकि आपने दिग्विजय सिंह को जो है उलझा दिया राजगढ़ में, और कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा तक सीमित रहे। वो तो और छिंदवाड़ा चुनाव के बाद भी नहीं निकले कमलनाथ तो, हालांकि दिग्विजय सिंह तो बाद दूसरे प्रचार करने में गए भी हैं।
और एक तीसरे एक और बड़े नेता हैं सुरेश पचौरी, वो तो खुद ही बीजेपी में चले गए हैं, और कांतिलाल भूरिया खुद अपने चुनाव क्षेत्र में व्यस्त हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश का जो क्रीम है वो तो ज़्यादातर अपने इसमें उलझा हुआ है। जीतू पटवारी वगैरह थोड़ा बहुत कर रहे थे काम, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा असर होना नहीं था उसका। तो कुल मिला के बीजेपी का, कांग्रेस का केवल कैंपेन इस आधार पर चल रहा था कि जनता नाराज है मोदी सरकार से या केंद्र सरकार से, और नाराज होकर के वो कांग्रेस को वोट दे देगी, केवल इस उम्मीद पर सारा कैंपेन खड़ा हुआ था। तो इसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है, कुछ मामलों में जनता नाराज हो भी सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि इस चुनाव, चूंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव उस तरह से हो भी नहीं रहा है, और न मध्य प्रदेश की सरकार चुनी जानी है, इसमें देश की सरकार चुनी जानी है। इसलिए देश को देने वाला मजबूत नेतृत्व, और दूसरा एक राम मंदिर वाला जो मुद्दा है वो भी बड़ा फैक्टर है, जो अंदर ही अंदर काम कर रहा है, उसके आधार पर वोटिंग ज़्यादा होगा। अब यह बात अलग है कि जो मतदाता किसी को वोट नहीं देना चाहता है, वो मतदान केंद्र तक नहीं जा रहा है, वो अलग मुद्दा है, उसके लिए उसकी कोई अंतःप्रेरणा काम नहीं कर रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मतदाता जा रहे हैं उसमें ये बड़ा फैक्टर है, और उसके आधार पर बीजेपी को अगर जो वोट मिलेगा वो इसी आधार पर मिलेगा। तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार बीजेपी के पक्ष में। इंदौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोट डाला। आपको ये भी बता दें कि जीतू पटवारी राव विधानसभा के अपने पैतृक गांव बिजलपुरा पहुंचे, जहां मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया और लोगों से भी वोट की अपील की। एमपी लोकसभा चुनाव के बीच एनडीटीवी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से बातचीत की। जीतू पटवारी ने 8 से 12 सीटें जीतने का दावा किया। जीतू पटवारी ने और क्या कहा, ये देखते हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। पिछली दफा बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीत ली थी और इस दफे उसने 29 में से 29 का लक्ष्य रखा है, लेकिन जमीनी हालात कई जगहों पर थोड़े विपरीत हैं। इस वक्त हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। उम्मीद क्या है? जब हम शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सही है। 29 की 29 बात जब करती थी, क्योंकि हम रिसेंट चुनाव हारे हुए थे और बुरी तरीके से हारे हुए थे, पर सामूहिक प्रयास क्या होता है और सबका मिलके एक साथ अपने मोटिवेशन के साथ काम करना क्या होता है। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। टिकटों का वितरण एक इंदौर और खजुराहो को छोड़ दे तो सब द बेस्ट हुआ, और मोटे तौर पे 4 सीटें ऐसी थी जहाँ पे कमज़ोर लड़ाई हुई, बाकी 25 सीटों पे एक नंबर लड़ाई हुई। 10 सीट हमारी A कैटेगरी की है, बाकी जो C और D कैटेगरी की सीट है वो भी अब B कैटेगरी की सीट है। तो मेरे ख्याल है कितना भी करो, मतलब पिछली बार 34% वोट मिला था हम लोगों को, इस बार हमारा वोट परसेंटेज बहुत अच्छा जाएगा और 8 से 12 सीट कांग्रेस जीत सकती है। 8 से 12, ये बहुत ज़्यादा बड़ा एस्टिमेट तो नहीं हो गया? क्योंकि लगभग आप बात करें कि 40 से 50% सीटें कांग्रेस की झोली में आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती है। आप देखो, भिंड, मुरैना और ग्वालियर तीनों सीट हमारी अच्छी रही, फिर छिंदवाड़ा और मंडला ये दोनों सीट भी बहुत अच्छी रही, सीधी और सतना भी बहुत अच्छा रहा। फिर हम इधर आते हैं मालवा में, तो ये हमारी जो 3 सीटें हैं, धार और रतलाम और बड़वानी, ये तीनों बहुत अच्छी रही। हमारी राजगढ़ की सीट अच्छी है। ऐसे भोपाल हुआ, होशंगाबाद हुआ, फिर हमारा उज्जैन हुआ, मंदसौर हुआ, ये सीटें हमारी माइनस थी, पर ये बरोबरी की लड़ाई हुई है। तो मैं आप ये कह रहे हैं कि ये जो 4 सीटें जहां मतलब 3 दशकों से लगभग बीजेपी है, वहां भी बराबरी की लड़ाई में? बिल्कुल 100%। आप जब रिजल्ट आएंगे, पहले पिछली बार हमारी 3.5 लाख से 4.5 लाख एवरेज हार थी। इस बार हार और जीत का पैमाना 1 लाख के अंदर रहेगा, नॉर्मल 80% सीटों। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। दिग्गज नेता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। धार की गंधवानी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार वोटिंग के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एनडीटीवी से भी बातचीत की, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। प्रतिपक्ष मौजूद है। सर, आप आज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर से कांग्रेस के मजबूत है प्रदेश के अंदर, और मैं समझता हूं कि इस बार कांग्रेस प्रदेश के अंदर एक मजबूत स्थिति में रहेगी। वो देश में बदलाव की स्थिति है,
देश में जिस प्रकार से मोदी लहर एक खत्म हो चुकी है, ये पिछले पूर्व के जो चरण हुए उसके अंदर स्पष्ट हो चुका। इंडिया गठबंधन का सरकार देश में बन रही है। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ उमंग सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष है, जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर बन रही है। धार से आमीन शाह, एनडीटीवी। धार में जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने गांव में पहुंचकर मतदान किया, आपको ये भी बता दें मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बुजुर्ग मतदाता के साथ ही युवा और महिला मतदाता भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोबेल ने अपने गृह ग्राम अमलाठा में मतदान किया। अभी तक 25 साल का लंबा संघर्ष रहा। कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और आज पहली बार मैंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वोट दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मेरे बड़े नेताओं को, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अनिल जी, आपसे सवाल, जीतू पटवारी की बात आप भी सुन रहे होंगे, क्या बहुत कॉन्फिडेंट होकर 8 से 12 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे जीतू पटवारी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से पहला सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि उनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद आखिर क्या वजह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहीं इलेक्शन कैंपेन में नजर नहीं आए। अगर हम कमलनाथ जी की बात करें तो केवल छिंदवाड़ा तक वो सीमित रहे और अगर हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो केवल वो राजगढ़ और ब्यावरा तक ही सीमित रहे हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, क्या वजह रही कि जो इलेक्शन का मेन कैंपेन होता है उससे उन्होंने डिस्टेंस बना के रखा। राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आए, प्रियंका गांधी को लाने के लिए कई कोशिशें की गई, प्लानिंग हुई कि यहाँ पर सभाएं की जाएंगी तो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है उसको पार्टी से जोड़ा जा सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी उसके बावजूद एमपी नहीं आई है। तो पूरा मिसमैनेजमेंट जो है एक तरह से कांग्रेस में देखा गया। उसके बाद जो है इन दावों की सच्चाई और इनके हकीकत की पड़ताल की जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर 1-2 सीटों पर मिल सकता है। जैसा कि अजय जी बता रहे थे कि मंडला की वो सीट है, या हम रतलाम झाबुआ की बात करें, खरगोन की बात करें, जहां पर कुछ हद तक कांटे की टक्कर की बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसमें जरा भी ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस इन सीटों पर गेन कर रही है। जरूर बेनिफिट ऑफ डाउट की स्थिति में कांग्रेस 1-2 सीटों पर नजर आ रही है, लेकिन 10 से 12 सीटों की जीत का दावा करना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए इमेच्योर एक स्टेटमेंट है। इसमें मुझे लगता है कि कहीं और एनालिसिस की भी जरूरत है। अनिल जी, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? जिस तरीके से जीतू पटवारी कुछ सीटों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। देखिए, ऐसा है कि दावे तो कुछ भी किए जा सकते हैं। इसको छोड़िए, आप विधानसभा चुनाव के समय तो कांग्रेस ने जो है वो आप मेरे से सवाल कर रही हैं? जी अनिल जी, सवाल आप ही से है। आपकी प्रतिक्रिया, जीतू पटवारी ने जिस तरीके से कुछ सीटों पर काफी कॉन्फिडेंट होकर कहा कि ये सीटें हमारी कहीं भी नहीं गई हैं। अनिल जी, सवाल आप ही से है। अनिल जी को लगता है हमारी आवाज मेरे से पूछ रही हैं आप? अजय जी, सवाल आप ही से है, माफ कीजिएगा अजय जी, सवाल आप ही से था मेरा कि जीतू पटवारी के इस दावे को आप कैसे देखते हैं? हाँ, वही सुना कि अनिल जी आप पूछ रही है तो माफ कीजिएगा अजय जी, मेरी गलती है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, दावेदारी की बात है तो वो तो कुछ भी की जा सकती है। और अभी इसकी विधानसभा चुनाव के समय तो कांग्रेस ये मान के बैठी थी कि सरकार उनकी बनने वाली है, और वो आखिर तक मान नहीं रहे थे कि साहब वो हार रहे हैं चुनाव में, तो वो एक अलग चीज़ है। व्यावहारिक स्थिति क्या है, हम उस पर एक पत्रकार के नाते हम लोग वो देखना पसंद करेंगे या देखना चाहते हैं कि जो जमीनी हकीकत क्या है। उस हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीतेगी भी तो अधिकतम 2-3 सीटें जीत सकती है, जो हमें लग रहा है। हाँ, अब दावा कुछ भी किया जा सकता है। अगर 10-12 सीटें अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है तो आप मान के चलिए कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये मानने में कोई हमें आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन ऐसी स्थिति लग नहीं रही है फिलहाल। कुछ स्थिति, क्योंकि दूसरी बात यह कि कांग्रेस के लिए खोने के लिए मध्य प्रदेश में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर वो छिंदवाड़ा भी हार जाते हैं तो 100% गंवाएंगे, और अगर 2-3 सीटें एक्स्ट्रा जीत जाते हैं तो वो उनके लिए गेन होगा, जो कि मध्य प्रदेश भाजपा के लिए डेंट हो सकता है। लेकिन ये सीटें भी वो जहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि मुकाबला हो रहा है। बाकी में तो एक तरफा ही लगा परिस्थिति है। अब इंदौर की बात आप कह रही थी कि इंदौर में वोट कम हुआ है। अगर हम इन 8 सीटों का ही कंपेयर करें आपस में, तो पिछले चुनाव के अंदर भी सबसे कम वोटिंग इंदौर के अंदर ही हुआ था, वो 63% था।
जबकि बाकी सीटें 70%, 75% के आसपास गई थी। उसके बाद भी बीजेपी कैंडिडेट इंदौर के अंदर 5.5 लाख से शंकर लालवानी जीते थे, तो वहां भी तब भी मुकाबला एक तरफा था, जब भी कम वोटिंग हुआ था, और इस बार भी कम वोटिंग है। और जो आंकड़ा अभी आपने दिखाया कि अभी तक वहां 48% वोटिंग हो चुका है, तो मेरा ख्याल से कि ये वोट 50% से ऊपर अंतिम आंकड़े आ जाएंगे। और प्रत्याशी विहीन जो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है वहां पर, उसके बाद भी अगर 50% लोग वोट कर रहे हैं तो इंदौर के लिए उपलब्धि मानी जानी चाहिए मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि मानी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक नहीं है, वोटिंग परसेंटेज। अजय वकुल जी, आपका हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, और महेंद्र जी आपका भी बातचीत के लिए शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।